हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेक का जो आपका कोर्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन सेक, उसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि पूरा समझ पाओ। एंड फिर अपने क्लास ग्रुप्स में से शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाले डेज में आपको जितने भी सेक वैक के कोर्सेज हैं जो आप कमेंट करोगे उसके हिसाब से मैं वीडियोज अपलोड करता जाऊंगा। एंड पहले भी मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड करी हैं सेक वैक के ऊपर, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हो एंड जाकर के नोट्स वगैरह भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो सेक है उसका सिलेबस क्या है। तो इसमें आपको टोटल 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन है ये, तो ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट थ्योरीज है, आसान है समझने में, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज थ्योरेटिकल चीजें हैं। बट ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, इसको आपको समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन का, क्या क्या चीज एसेंशियल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड यूनिट में इफेक्टिव राइटिंग के बारे में बताया जाएगा। थर्ड यूनिट में रिपोर्ट राइटिंग है। फोर्थ यूनिट में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में समझेंगे हम लोग। एंड यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट है उसमें स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन है, उसमें है बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि सबको पता है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने में। इट encompasses various forms of communication used within a business context including written, verbal and non-verbal communication। रिटेन ही नहीं जबकि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये भी एक जो है ये सब तीनों फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन के, तो ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेजेस विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोलाबोरेशन। बिजनेस जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट पढ़ने से समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस। आपके आपके जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाहर के लोगों तक जो भी चीजें आप एक्सचेंज कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, जो मैसेजेस आप एक्सचेंज कर रहे हो, जो आइडियाज आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले पा रहे हैं लोग, या उनका कोऑर्डिनेशन सही है, कोलाबोरेशन हो पा रहा है आपके बिजनेस का, तो वो हम बोलेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस चैनल्स एंड मीडियम्स। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ बोथ नॉन वर्बल एंड वर्बल इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस चैनल्स एंड मीडियम्स। तो बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो क्या क्या प्रोसेसेस होती है वो समझना जरूरी है। तो द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। और ध्यान रखिएगा ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं बहुत ही पॉइंट वाइज और स्टेप वाइज बनाया है, जिससे कि मतलब इसको पढ़ के कोई खुद भी समझना चाहे तो समझ सकता है, एंड याद करने में भी मुश्किलें नहीं होंगी। ठीक है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंडर, तो क्या क्या प्रोसेसेस हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। तो पहला प्रोसेस होता है सेंडर। द सेंडर इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन बाय इनकोडिंग द मैसेज व्हिच मींस पुटिंग इट इनटू वर्ड्स, सिंबल और जेस्चर्स। तो पहला जो होता है सेंडर होता है, जो कि मैसेज को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, मतलब मैसेज भेजता है वो। ठीक है, तो वो मैसेज को भेजता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स और जेस्चर के फॉर्म में, वो कोई मैसेज को इनिशिएट करता है। ठीक है, दूसरा मैसेज। तो दूसरा क्या है, मैसेज, मतलब मैसेज इज द इंफॉर्मेशन और आइडिया बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द सेंडर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन, स्पोकन वर्ड्स, विजुअल और बॉडी लैंग्वेज। तो दूसरा जो आपको प्रोसेस आता है वो मैसेज का होता है, मतलब ठीक है भाई, मैसेज जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा बॉडी लैंग्वेज या वर्ड या एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि आप देना चाह रहे हो। तीसरा आता है मीडियम। अब इस मैसेज को किसी मीडियम के थ्रू हम भेजेंगे ना, जैसे कि मीडियम इज चैनल और मीन्स थ्रू विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड। सबको पता होगा कि मीडियम क्या होता है, एक चैनल होता है या फिर एक मीन्स होता है जिसके थ्रू जो भी मैसेज है उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। इट कैन बी वर्बल, स्पोकन, रिटन और नॉन वर्बल में जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मीडियम हो गए। और फोर्थ आपका हो गया रिसीवर। द रिसीवर इज द पर्सन और ग्रुप हु रिसीव्स द मैसेज, दे डिकोड द मैसेज, इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, तो फोर्थ जो होता है रिसीवर होता है, जो कि मैसेज को रिसीव करता है, उसको डिकोड करके समझता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, ई जो लास्ट है, मतलब लास्ट नहीं होता, सेकंड लास्ट, फीडबैक। तो फीडबैक जो होता है इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ रिसीवर टू देयर मैसेज। इट कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन लूप एंड हेल्प्स इंश्योर द मैसेज वाज अंडरस्टूड एज इंटेंडेड। तो फीडबैक देकर के जो है बंदा जो है आपके जो मैसेज आपने भेजा है वो उसके
एंड पे रिसीव हो गया, उसका एक्नॉलेजमेंट होता है एक तरह से कि हाँ भाई मैंने रिसीव कर लिया आपका मैसेज और मुझे समझ में आ गया जो चीजें, तो उसका जो है ये देता है फीडबैक होता है, ठीक है। अब आता है लास्ट पॉइंट है नॉइज। नॉइज रेफर्स टू एनी इंटरफेरेंस और बैरियर्स that may disrupt or distort the communication process. It can be physical, साइकोलॉजिकल, सेमेटिक और टेक्निकल इन नेचर, ठीक है। तो एक नॉइज जो होता है ये भी इसके अंदर आ जाता है कभी कभी, ये इंटरफेरेंस होता है, बैरियर होता है जिससे कि कम्युनिकेशन जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है, वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो हो गया। नेक्स्ट आपका फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन सर्व्स वेरियस फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला फंक्शन इंफॉर्मेटिव फंक्शन, ठीक है। कम्युनिकेशन disseminates information, instructions, policies, procedures and updates to employees, enabling them to perform their tasks effectively. तो पहला जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का फंक्शन है कि इंफॉर्मेटिव फंक्शन, मतलब आपको इन्फॉर्म करना अपने एम्प्लॉयज को, जो भी आपके पॉलिसीज बिजनेस में अपडेट हो रही है या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन अपडेट हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपने एम्प्लॉयज या फिर क्लाइंट्स कस्टमर जो भी है उन तक पहुंचाओगे, तो वो हो गया इन्फॉर्मेटिव फंक्शन। दूसरा है एक्सप्रेसिव फंक्शन। कम्युनिकेशन provides a platform for employees to express their ideas, opinions, concerns, feedback, fostering a culture of open communication and engagement. तो एक्सप्रेसिव फंक्शन ये होता है कि अगर आपने कोई पॉलिसी लाई, आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो अब एक्सप्रेसिव फंक्शन यहाँ पे ये होगा कि जो एम्प्लॉयज आपस में डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिसी सही है या नहीं, या फिर वो अपना ओपिनियन देंगे, इस पे चर्चा करेंगे, इस पे फीडबैक देंगे, तो वो हो गया, वो वाला पोर्शन कहलाएगा एक्सप्रेसिव फंक्शन। नेक्स्ट है persuasive function. Communication persuades and influence others, whether it's convincing customers to purchase a product, employees to adopt a new strategy, or stakeholders to support a business initiative. समझ में आ रहा है आपको? परसुएसिव फंक्शन होता है जैसे कि अगर कोई बिजनेस है, उसने कोई पॉलिसी लाया, तो उसको आप अडेप्ट कर रहे हो। कैसे अडेप्ट कर रहे हो? उसमें आप परसुएड कर रहे हो, जैसे कि कोई आप प्रोडक्ट लेने जाते हो तो आप बार्गेन करते हो, उसको कन्विंस करते हो कि थोड़ा कम कर दे प्राइस, इस टाइप से आप, वो परसुएशन फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब जो परसुएसिव एबिलिटी बोलते हैं उसे, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि परसुएसिव फंक्शन वही है कि अगर कोई पॉलिसी आए तो उसमें आप उसके एम्प्लॉयज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में, एंड उसके बाद उसको, उसकी में जो चीजें उन्हें अच्छी नहीं लग रही है उसको परसुएड करके चाह रहे हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग उसे करे, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट कोई खरीदना चाह रहा है तो वो परसुएसिव फंक्शन यहाँ पे जो टर्म है उससे ये क्लियर होगा कि हाँ भाई वो चाहेगा कन्विंस करके उसके प्राइस को कम करना, ठीक है। तो अपने इन्फ्लुएंस, अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको शो ऑफ करना एंड मतलब परसुएड करना, ठीक है। ये होगा परसुएसिव फंक्शन। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन फंक्शन। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टीम्स एंड इंडिविजुअल्स, इंश्योरिंग अलाइनमेंट एंड कोलैबोरेशन टुवर्ड कॉमन गोल। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन फंक्शन ये होता है कि आपको आपस में जो है कोऑर्डिनेट करके चलना है, मतलब जो चीजें हैं वो बॉन्डिंग एक सही होनी चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सही से हो रहा है, इंडिविजुअल्स और टीम्स के बीच में जो कोलैबोरेशन हो रही है कोऑर्डिनेटिव वे में हो रहा है, मतलब तालमेल जो सही होना चाहिए, तो वो हो गया कोऑर्डिनेशन फंक्शन। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग फंक्शन। कम्युनिकेशन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड डेटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, अलाउइंग मैनेजर्स एंड लीडर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। तो यहाँ पे जो होता है डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तो यहाँ पे जो भी डेटा होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन, जो फैक्टर डिपेंड करता है कि अगर आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो वहां पे डिसीजन मेकिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग को सही करने के लिए जो यहाँ पे कम्युनिकेशन यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन का जो फंक्शन हो रहा है वो डिसीजन मेकिंग फंक्शन है, जहाँ पे सही तरीके से कम्युनिकेट करके सही डेटा प्रेजेंट करके और आपका कम्युनिकेशन, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो आसान हो जाता है वहां पे, तो इसमें ये प्ले करता है रोल, ठीक है। तो ये तो रहा आपका। अब नेक्स्ट आता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो पहला देखेंगे नीड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो ये कुछ यहाँ पे रीजंस हैं। तो पहला रीजन है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहला तो ये है कि इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ वाइटल इन्फॉर्मेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स, टीम्स, डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर्स, इनेबलिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि पहला बात है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होता तो भाई किसी भी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं होता और इससे कोई फंक्शन जो है नहीं कर पाता, सही से स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाता। दूसरा, बिल्डिंग रिलेशनशिप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, फॉस्टरिंग ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का बेनिफिट यहाँ पे ये मिल रहा है, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हो, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी आप, और उससे क्या होगा, अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे तो आपका जो ट्रस्ट है वो डेवलप होगा, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगा, कोलैबोरेशन करोगे आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है।
तीसरा एडवांटेज है, तीसरा नीड क्यों पड़ा, तो तीसरा है डिसीजन मेकिंग। तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड द नेसेसरी डेटा, इनसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव रिक्वायर्ड फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन होने से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो माइंड्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, आइडियाज मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट डेटा हमें मिलेगा उससे। तो वो सब चीजें हेल्प करेंगी डिसीजन मेकिंग में। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए हमें कम्युनिकेशन जरूरी है। तो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज नीडेड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। Communication plays a crucial role in resolving conflicts and misunderstandings, promoting harmony and cooperation within the organization. तो क्योंकि जो कम्युनिकेशन है उससे क्या होगा, झगड़ा कम हो सकता है, कन्फ्लिक्ट कम हो सकता है और माहौल जो है आपस में जो शांतिपूर्ण और एक अच्छा माहौल बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन सही से नहीं करोगे तो फिर कन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा। और कम्युनिकेशन है, इसके थ्रू आप सही से कम्युनिकेट कर रहे हो, चीजें ट्रांसपेरेंट है, कम्युनिकेट हो रहा है, सभी चीजें शेयर हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट का चांस वहां कम होता है, एक अच्छा माहौल बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी हो गया। नेक्स्ट है आपका इनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूसेस एरर्स, मिनिमाइजेस डिले एंड इंप्रूव्स द एफिशिएंसी, लीडिंग टू इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है तो उससे गलतियां कम होंगी, डिले कम होगा, आपके काम का इफिशियंसी बढ़ेगा और एक प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इनहेंस होगा, परफॉर्मेंस भी इनहेंस होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन के कारण हो रहा है। तो दैट्स वाई ये नीड्स हैं, इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन बोले तो नेसेसरी है। ठीक है, अब तो ये हमने नीड्स पढ़ लिया कि इन जरूरतों के कारण जो था ये बिजनेस कम्युनिकेशन का ये नीड है। अब क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन का वो देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन होल्ड सेवरल की इंपॉर्टेंस। तो पहला है इंप्रूव्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशन। तो मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएगा एम्प्लॉयज और टीम्स के बीच में, जिससे कि बाहर और अंदर दोनों की जो रिलेशंस हैं वो सही रहेंगी, कोलाबोरेशन सही रहेगा और सक्सेसफुल होगा। सेकंड है इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। Open and transparent communication empowers employees, make them feel valued, engaged, and motivated to contribute to the organization's goals. अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ला रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो इससे आपके एम्प्लॉयज जो होंगे वो हमेशा खुश रहेंगे, उनके बीच जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी इस कम्युनिकेशन के थ्रू, तो वो हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगे एंड एंगेज रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Effective communication enables the business to understand and meet the customer needs, resulting in improved customer satisfaction and loyalty. ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इफेक्टिव एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड, अंडरस्टूड एंड रिजॉल्व्ड एफिशिएंटली, मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी यहाँ पे एफिशिएंट तरीके से हो जाता है अगर क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है तो। ठीक है, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है तो चीजें आइडेंटिफाइड जल्दी हो जाएंगी, फिर उसको समझ भी लिया जाएगा जल्दी से और उससे आसानी से रिजॉल्व भी कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि कल्चर जो वहाँ पे आपका बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वो बहुत स्ट्रांग होता है और इफेक्टिव होता है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, कॉमन गोल्स एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स। तो ये सारे हो गए आपके इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब आता है मीडियम ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो क्या क्या माध्यम हो सकता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, तो पहले मतलब तो दो माध्यम है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल में क्या आता है, वर्बल इंक्लूड्स द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज। तो वर्बल में जो आप बोलते हो या फिर लिख करके जो कन्वे करोगे मैसेज वो वर्बल हो गया। जैसे कि स्पोकन कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया, मीटिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, टेलीफोन कॉल्स हो गया, ये सब स्पोकन कम्युनिकेशन के एग्जांपल हो गया जो कि वर्बल हो गया। इट अलाउज फॉर इमीडिएट फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। ठीक है, और नेक्स्ट आता है वर्बल में रिटन वाला कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड ईमेल्स, मेमो, रिपोर्ट, लेटर, अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स। इट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड अलाउज फॉर थॉटफुल फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। ठीक है, तो क्लियर है, रिटन में रहता है तो थोड़ा आपका ये भी रहता है, प्रूफ भी रहता है और स्ट्रॉन्ग या आपका यहाँ पे ये हो गया, परमानेंट हो गया। ठीक है, अब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ द वॉइस टू कन्वे मीनिंग। ठीक है, तो पहला बॉडी लैंग्वेज आता है, मतलब जिसमें पोस्चर हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, इन सब से आप जो है इमोशंस को कन्वे करते हो। जैसे किसी से आप बात करते हो तो आई कांटेक्ट आपका होना जरूरी है, उससे एक कॉन्फिडेंस आता है, एक ट्रस्ट जो है वो सामने वाले
पर्सन से आप बात कर रहे हो तो आपको लगे आप जेन्युइनली बात कर रहे हो, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। तो एक इंगेजमेंट सही होता है, एक अच्छा उसमें फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद जेस्चर से आप जैसे कि आप कन्वे कर रहे हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं हाथ ऐसे करके जो भी एक्सप्रेशन दे करके समझा रहा हूँ तो वो बॉडी लैंग्वेज में आ गया, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन जो मेरे हैं यहाँ पे वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज में आ गया, ठीक है। टोन ऑफ वॉइस की बात करें तो द टोन, पिच, इन्फ्लेक्शन इन स्पोकन कम्युनिकेशन कैन अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं आपको बहुत गुस्से से बोलूं, अगर यही चीज समझाऊं तो मेरा बिल्कुल अलग इम्पैक्ट आपके पे पड़ेगा, और वही मैं अभी जो जैसे समझा रहा हूँ तो वो आपके लिए अलग इम्पैक्ट दे रहा है। या फिर मैं बहुत स्लो हो जाऊं तो फिर वो अलग इम्पैक्ट देगा, ठीक है। तो टोन जो होता है ना, वॉइस का पिच, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। विजुअल एड्स सच एज चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, प्रेजेंटेशन कैन एनहांस द अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चैनल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के चैनल्स की बात करते हैं तो दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्मल चैनल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल चैनल क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड follow a predefined hierarchical structure. They include downward communication. अब यहाँ पे जो फॉर्मल चैनल्स हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेट करती है अपना, उनका प्रीडिफाइंड एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। जैसे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसके अंदर आता है। कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम हायर मैनेजमेंट लेवल टू लोअर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, गोल्स, पॉलिसी एंड फीडबैक। मतलब जो सबसे ऊपर पोस्ट पे बैठा होगा वो जो है ऑर्डर देगा नीचे वाले को, फिर नीचे वाला उससे नीचे वाले को ऑर्डर देगा। कहने का मतलब एक एक बात करने का, जैसे कि आप डायरेक्टली आप जाके सबसे ऊपर वाले से नहीं बात कर सकते हो, आपको अपने आपके ऊपर वाले जो लेवल पे बैठे हुए उनसे बात करना होगा, फिर वो जो है उसके ऊपर जो बैठा है बंदा उससे बात करेगा। मतलब एक पोस्ट होती है ना, तो उसको हायरार्की मेंटेन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल का जाता है इसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है वो। अब आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू हायर लेवल मैनेजमेंट कन्वेइंग फीडबैक, आइडियाज, सजेशन एंड कंसर्न्स। तो यहाँ पे अपवर्ड वाले में क्या होगा, जैसे कि जो सबसे वर्कर है, जो सबसे लो लेवल पे है, वो अपना मैसेज कन्वे करेगा अपने हायर लेवल वाले को, फिर वो अपने हायर लेवल वाले उससे हायर लेवल वाले को कन्वे करेगा। तो नीचे से ऊपर जो है लोअर से हायर लेवल पे जाएगा तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। और अगर ऊपर से कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है तो वो नीचे वाले तक पहुंचाया जा रहा है तो वो हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, वो आसान है। नेक्स्ट है आपका लेटरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अकर बिटवीन इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स एट द सेम हायरार्किकल लेवल, प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन एंड परफॉर्मिंग सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसको बोलते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर मैं मैनेजर हूँ और मैं दूसरा भी कोई मैनेजर ही है, मतलब हमारा पोस्ट अगर सेम है और हमारे दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो लेटरल कम्युनिकेशन होगा। सेम पोस्ट है बट हम कम्युनिकेट कर रहे हैं जिससे कि हम कोलैबोरेट कर पाए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए, तो वो लेटरल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अब आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स, अलाउइंग फॉर क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। तो डायगोनल होता है वो क्रॉस फंक्शनल होता है। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट है, वो किसी और डिपार्टमेंट के या फिर किसी और लेवल के डिपार्टमेंट को कन्वे कर रहा है मैसेज, तो वो डायगोनली होता है, ठीक है। आई मीन मतलब डिफरेंट लेवल्स पे होता है, अपर लोअर कोई भी लेवल है उसके हिसाब से होता है, तो उसको बोलते हैं डायगोनल। तो ये तो सारे कितने फॉर्मल चैनल थे। अब आता है इनफॉर्मल चैनल्स। तो इनफॉर्मल चैनल्स में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स आर अनऑफिशियल, स्पॉन्टेनियस, आउटसाइड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल होता है, अनऑफिशियल होता है। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें हम देखते हैं, इसमें होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन आता है। Informal conversations and rumors among employees that may transmit information rapidly but can be unreliable। जैसे कि एम्प्लॉयज के बीच में कोई र्यूमर फैल जाता है या फिर समथिंग लाइक दैट, तो इस टाइप के जो सेंसेशनल अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं या फिर वो सबको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है सोशल इंटरेक्शन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैपेंस ड्यूरिंग सोशल गैदरिंग, लंच ब्रेक एंड कैजुअल कन्वर्सेशन, फॉस्टरिंग कैमरिट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। और जैसे कि लंच ब्रेक हो रहा है ऑफिस में, तो जो इम्प्लॉयज हैं वो आपस में लंच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो हो गया सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। जिससे कि एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है इम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। तो वो चीजें हो गई। अब आते हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है।
जो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले इंट्रापर्सनल लेवल आता है, इसमें कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद इन इंडिविजुअल्स माइंड इन्वॉल्विंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, थॉट प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग। खुद से आप बातें करते हो, खुद का इंटरेक्शन जो मतलब उसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, या फिर अपने माइंड से आप बातें करते हो, ठीक है, कम्युनिकेट करते हो, थॉट प्रोसेस आपको क्या है, आप डिसीजन कैसे ले रहे हो, तो वो सब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्विंग फेस टू फेस इंटरेक्शंस, कन्वर्सेशंस एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। थर्ड है ग्रुप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस दैट अकर विद इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, शेयरिंग आइडियाज, कोलैबोरेटिंग एंड मेकिंग डिसीजंस कलेक्टिवली, ठीक है। फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग वेरियस लेवल्स, डिपार्टमेंट एंड स्टेक होल्डर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जैसे कि अगर किसी कॉलेज में मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में प्रिंसिपल भी मौजूद है, और जो भी डिपार्टमेंट है कॉलेज के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जितने भी डिपार्टमेंट्स कॉलेज में हैं, उस डिपार्टमेंट के भी कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, ठीक है। और जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें स्टूडेंट्स में भी एक रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, मतलब ऐसा मीटिंग हो रहा है, तो भाई वो समझ रहे हो, वो सारे लेवल्स के जो भी उस जितने भी लेवल वाले हैं, मतलब जो भी लेवल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लेवल्स होते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे बंदे वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पे मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एक तरह से बोल सकते हैं। मैंने कॉलेज एग्जाम्पल ज़्यादा रिलेवेंट एग्जाम्पल देना होगा किसी बिजनेस का, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की बातें हो रही हैं। तो अगर कोई बिजनेस है तो उसमें जो सबसे ऊपर पोस्ट पे है वो बैठा है और मैनेजर्स बैठे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वहाँ पे जो है वो भी बैठे हुए हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें और गोल्स के बारे में, ठीक है। तो वो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया, वो समझाने के लिए बेसिकली एग्जाम्पल दे रहा था, बाकी तो डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल, डायगोनल, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया था आपको पहले भी, अब फिर से देख लो कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाता है, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू हायर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। लेटरल कम्युनिकेशन जो होता है किसी इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट के बीच में होता है जो कि सेम लेवल पे होते हैं। जैसे कि कोई मैनेजर है तो मैनेजर, अगर कोई, जैसे कि मान लो सपोज करो कि किसी डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है, तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट की वो मैनेजर से ही अगर बात कर रहा है, तो वो हो गया सेम लेवल पे बातें हो रही है ना, तो लेटरल कम्युनिकेशन हो गया। एंड अगर वही अपर लोअर लोअर लेवल के बीच में बातें हो रही तो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग information, ideas, thoughts and emotions in a clear, concise and meaningful way. It involves the sender conveying a message to the receiver who then understands and interprets the message as intended. Effective communication is crucial in various aspects of life, including personal relationships, प्रोफेशनल सेटिंग्स एंड सोसाइटल इंटरेक्शंस, ठीक है। तो बहुत आसानी से समझ में आ गया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डिफिकल्टीज और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, या फिर क्या क्या बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। डिफरेंट लैंग्वेज, वोकेबलरी और डायलेक्ट्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ साउथ में होता है, लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। तो इंटरेक्शन बहुत कम हो सकता है, नॉर्थ के बंदे साउथ के बंदों से बहुत कम इंटरेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज उन्हें हिंदी नहीं आती और हमें तमिल नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर हो गया कि नहीं, तो ये हो गया कम्युनिकेशन में। दूसरा हो गया, या फिर इसको ऐसे भी समझो कि लैंग्वेज बैरियर में जैसे कि कोई ऐसा डायलेक्ट है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं और सामने वाला बंदा को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो लैंग्वेज बैरियर हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर्स, डिस्टेंस, नॉइज, लैक ऑफ प्राइवेसी एंड टेक्निकल जो भी होते हैं इश्यूज, वो भी इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से, ठीक है। थर्ड है साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि पर्सनल बायसेस, इमोशंस, एजम्पशंस, ये सब चीजें जो है ना कई बार इफेक्टिव कम्युनिकेशन को होने से मतलब रोक देती हैं। सिमनेटिक बैरियर्स में क्या होता है? डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन, मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। अगर मैंने बोला कुछ और आपने समझ लिया कुछ और, तो वो हो गया डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो सिमनेटिक बैरियर्स हो गए वो। अब आता है कल्चरल बैरियर, जैसे कि वेरियस कल्चर नॉर्म्स, जितनी भी कल्चरल चीजें, जैसे कि बहुत कल्चर्स, अलग अलग कल्चर है हमारे इंडिया में देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो वहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो वहाँ पे एक बैरियर कभी कभी आता है कम्युनिकेट करने में, ठीक है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की? इस जो भी बैरियर हमने देखा, तो भाई इसके सोल्यूशन भी तो होने चाहिए। तो पहला है कि क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो बिल्कुल सिंपल और क्लियर कंसाइज लैंग्वेज यूज करो, कोई जार्गन, कोई टेक्निकल ज्यादा वर्ड मत यूज करो, बिल्कुल सिंपल जो है, कॉम्प्लेक्स ज्यादा यूज नहीं करना, सिंपल लैंग्वेज यूज करना है।
एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। आपको कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो सामने वाले की बात को सुनने की एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप एक्टिवली लिसन करो। थर्ड है इम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट और इम्पैथी बहुत जरूरी है आपको। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपको इम्पैथी दिखाना होगा, रेस्पेक्ट बिल्कुल करना है आप जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो जिससे, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी आप। फीडबैक एंड वैलिडेशन, ठीक है, कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीडबैक वैलिडेशन। कि आप जो भी बातें बोल रहे हो उसकी फीडबैक जो है आ रही है या नहीं आ रही है, आपको कंफर्मेशन के लिए आस्क करना चाहिए, पूछना चाहिए जो आपने बताया वो समझ में आया या नहीं आया बंदे को, ठीक है, तो उसके लिए आपको फीडबैक के लिए पूछना चाहिए और कंफर्मेशन के लिए भी पूछना चाहिए। थर्ड है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। आजकल तो हर एक टेक्नोलॉजी जो है इतना हायर आ चुका है कि इफेक्टिवली मतलब कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। कहीं भी वर्ल्ड में आप कहीं पे कहीं बैठे हो, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपका आता है इंटरेक्टिव टेक्निक्स। पहला है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्टिव एंगेजमेंट एंड टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल फेस टू फेस मीटिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, ये सब चीजें इंटरेक्टिव टेक्निक्स में आ गई। और नॉन इंटरेक्टिव टेक्निक्स में आ गई जैसे कि वन वे ट्रांसमिशन, जैसे कि मेल भेजना या लेटर या रिपोर्ट या रिकॉर्डेड वीडियोस भेज देना, ये सब हो गया वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आते हैं लिसनिंग एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो listening is a crucial component of effective communication. It involves actively receiving, interpreting and understanding the message behind communicated, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सुनना बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक आप सुनोगे ढंग से नहीं तब तो आप समझोगे नहीं और फिर उसका फिर रिप्लाई नहीं कर पाओगे ना समझ पाओगे, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग क्या है? पेइंग अटेंशन, सबसे पहले आपको अटेंशन पे करना है। एक्टिव इंगेजमेंट, आपको इंटरेस्ट दिखाना है। इम्पैथेटिक लिसनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, ये सब भी देखना है। अवॉइड इंटरप्शंस, एंड इंटरप्ट नहीं करना है किसी को सुनते टाइम, जो है आपको पहले उनको पूरा बोल लेने दे, फिर आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछे, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग, ठीक है, जो भी सामने वाले स्पीकर कुछ बोल रहा है तो उसको आप समराइज करना चाहो, ठीक है, तो वो तभी कर पाओगे जब अच्छे से सुनोगे तो, ठीक है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, सामने वाले को फीडबैक भी दे सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि कोई बोल रहा है तो उसको आप फीडबैक दे रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने अच्छे से उसकी बातें सुनी है, तभी तो आप फीडबैक भी दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यूनिट 2 की बातें करते हैं। यूनिट 2 में आता है इफेक्टिव राइटिंग। तो इफेक्टिव राइटिंग जो भी है बहुत क्रूशियल है स्किल, जो कि पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में दोनों में ही बहुत क्रूशियल है। इट इन्वॉल्व्स कन्वेइंग आइडियाज, इन्फॉर्मेशन एंड मैसेजेस इन क्लियर, कंसाइज एंड एंगेजिंग मैनर। इफेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेजेस इन राइटिंग प्रोसेस, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, ये सब जो प्रोसेस होती है इफेक्टिव राइटिंग के लिए, ठीक है। प्री राइटिंग क्या होता है? प्री राइटिंग इन्वॉल्व द ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड रिसर्चिंग, मतलब लिखने से पहले के जो प्रोसेस होते हैं उसको प्री राइटिंग होता है, जिसमें कि आप रिसर्च करते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आउटलाइन बनाते हो, ठीक है। उसका ड्राफ्टिंग, द ड्राफ्टिंग फोकस ऑन गेटिंग थॉट्स ऑन टू पेपर विदाउट वरिंग ऑन परफेक्शन। रिवीजन में आपका होता है, उसके बाद पहला तो प्री राइटिंग हो गया, उसका ड्राफ्टिंग हो गया, ड्राफ्टिंग में आप जो भी थॉट्स है उसको आप लिखते हो, ठीक है, एक ड्राफ्ट बनाते हो। उसके बाद रिवीजन की बात होती है तो वहाँ पे आप रिवाइज करते हो, एरर वगैरह देखते हो, ठीक है। एडिटिंग होता है, ठीक है, उसमें आप चेक करते हो ग्रामर वगैरह, ठीक है। फाइनल प्रूफ रीडिंग होता है जिसमें सारी चीजें एग्जामिन करके और करेक्ट कर ली जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है। गाइडलाइंस फॉर क्लियर राइटिंग क्या हो गया? यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज, यूज एक्टिव वॉइस, ठीक है, हमेशा एक्टिव वॉइस को यूज करें आप लिखने में, क्लियर लिखने में, ठीक है। बी स्पेसिफिक एंड कंक्रीट, आपको ज्यादा गोल घुमा के नहीं लिखना है, सिंपल सा स्पेसिफिक और सॉलिड लिखना है आपको, ठीक है। यूज क्लियर ट्रांजिशंस, ठीक है, यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस, पैराग्राफ एंड सेक्शंस, ठीक है। दिस हेल्प टू क्रिएट स्मूथ फ्लो एंड एनहांसेस द कोहेरेंस ऑफ योर राइटिंग। ये नहीं कि बीच में आप फुल स्टॉप लगा रहे हो बार बार, बीच में कुछ ऐसे ट्रांजिशनल वर्ड्स भी यूज करो जिससे कि स्मूथ फ्लो बना रहे। प्रूफ रीड एंड एडिट, ठीक है, प्रूफ रीड और एडिट बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आप लिख रहे हो तो उसको आप एक बार प्रूफ रीड करो, फिर उसमें एडिटिंग जो पॉसिबल है वो कर लो, जिससे कि एरर फ्री रहेगा। अब आता है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल्स, ठीक है। व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च एंड राइटिंग, रेफरेंसेस एंड बायोग्राफिकल बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल्स आर एसेंशियल फॉर साइटिंग एंड लोकेटिंग सोर्सेज, ठीक है। तो सबसे कॉमनली यूज क्या होता है? बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, ऑनलाइन डेटाबेस लाइक पबमेड हो गया, जेस्टर हो गया, ये सब कुछ कुछ ऑनलाइन जो डेटाबेसेस हैं उसके एग्जांपल्स हैं जहाँ से
बहुत वाइड रेंज ऑफ आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, एकेडमिक रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी कैटलॉग्स। लाइब्रेरी कैटलॉग्स वेदर ऑनलाइन और फिजिकल अलाउ यू टू सर्च फॉर बुक्स, जर्नल्स एंड अदर मटेरियल्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी कलेक्शन। आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी होगा, सॉरी कॉलेज में, तो वहाँ पे लाइब्रेरी कैटलॉग होगा, आप जाके देखना। वहाँ पे जो भी आपको बुक चाहिए होती है आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होता है। थर्ड है साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे कि एंड नोट, जोटेरो, ये सब क्या है, ये साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आपको रेफरेंस वगैरह ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, और अच्छे से साइट करने में आपको हेल्प करता है। साइटिंग मेथड, फुटनेस एंड डिस्कशन। फुटनेस में की बात की जाए तो देखो, साइटिंग और सोर्सेज इज एसेंशियल फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर। देयर आर डिफरेंट साइटेशन मेथड। आपको जो भी आप लिखते हो रिसर्च पेपर या फिर कुछ और, तो वहाँ पे आपको साइटेशन जरूरी है, बिकॉज आप क्रेडिट तो देना बहुत जरूरी है, कहाँ से आपने क्या रेफरेंस लिया है, जब तक आपको नहीं दोगे तो फिर बहुत वो गड़बड़ बात है, ठीक है। किसी ने जो भी चीजें मेहनत से लिख रखी है या फिर जहां से भी सोर्स उठा रहे हो, तो उसको आपको साइट करना यानी मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो उसके कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, एपीए, एमएलए, ये सब, और हार्वर्ड स्टाइल, ये सब कुछ मेथड हैं जिस जिस जो जो कि आप यूज करते हो साइटेशन करने में, ठीक है। तो इन टेक्स्ट साइटेशन आर यूज्ड विद इन द मेन बॉडी ऑफ योर राइटिंग टू एक्नॉलेज सोर्सेज। दे टिपिकली इंक्लूड द ऑथर्स नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड पेज नंबर इफ एप्लीकेबल। अगर आप किसी सोर्स का यूज कर रहे हो, तो इन टेक्स्ट मतलब जिस टेक्स्ट में आप यूज की हो उसका सोर्स, तो उसी टेक्स्ट में आप उसको साइट भी कर देते हो, उसमें आपका ऑथर नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पेज नंबर वगैरह डालना पड़ता है। दूसरा आपका मेथड है रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफिक्स। मतलब अगर मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें मैंने बहुत सारे सोर्सेज यूज किए हैं, तो मैंने लास्ट पेज में जाके रेफरेंसेस नाम से एक बनाऊंगा पेज, और उसमें जितने भी मैंने सोर्सेज यूज किए हैं उन सारे का सोर्सेज को मेंशन कर दूंगा, तो वो हो गया रेफरेंस लिस्ट वाला, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही होगा बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में सबसे लास्ट में रेफरेंसेस लिखा होता है, और उसमें जितने भी यूज किए गए होते हैं उस प्रेजेंटेशन में, जितने भी दूसरे दूसरे साइट से या फिर चीजें यूज की गई होती हैं, उसका लिंक वगैरह होता है, ठीक है। तो वही हो गया रेफरेंस लिस्ट लास्ट में बनाना, ठीक है। फुट नोट्स की बात करें तो फुट नोट्स आर एडिशनल नोट्स प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ ए पेज। दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन और कमेंट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द टेक्स्ट। क्लियर है। डिस्कशन फुट नोट्स क्या होता है? डिस्कशन फुट नोट्स आर सिमिलर टू रेगुलर फुट नोट्स बट आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन डेप्थ डिस्कशंस, एक्सपेंशंस और टेंजेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट माइट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द मेन टेक्स्ट। जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन डिस्कस हो रहा है तो उसमें आप नीचे फुट नोट्स बना के कुछ कुछ चीजें एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि जो आपको बताना हो उससे रिलेटेड। और एक डिस्कशन फुटनोट होता है जो कि उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा और भी चीजें होती हैं डिस्कस करने के लिए, जो मेन टॉपिक से डाइवर्ट हो गया उसी टॉपिक पे आ जाता है, तो वो डिस्कशन फुटनोट्स होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंटरनेट फॉर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो लाइब्रेरी रिसर्च में क्या होता है, लाइब्रेरी प्रोवाइड एक्सेस टू बुक्स, जर्नल्स, डेटाबेस एंड रिसोर्सेज, यूटिलाइज लाइब्रेरी कैटलॉग्स, ये सब यूज करके आप देख सकते हो लाइब्रेरी में। इंटरनेट रिसर्च करके भी आप बहुत अमाउंट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स टू गैदर डेटा इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स इंक्लूड फर्स्ट हैंड अकाउंट, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट। सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड वर्क्स सच एज बुक्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज एंड क्लासिफाई योर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द रिलेवेंस, थीम्स और कैटेगरीज। दिस हेल्प इन स्ट्रक्चरिंग और राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग कोहेरेंट आर्गुमेंट। नेक्स्ट आपका आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो आपने लिखा है उसको इंटरप्रिटेशन करना भी आना चाहिए ना। एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ड्रॉ कंक्लूजन एंड प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग इज द कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक, बिजनेस एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स टू कन्वे रिसर्च फाइंडिंग्स, प्रोजेक्ट अपडेट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में देखें तो फॉर्मल रिपोर्ट होता है जिसमें आपको एक डिटेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि पेज टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और रेफरेंसेस, ये सब होता है उसमें। इनफॉर्मल और शॉर्ट रिपोर्ट्स में ये सब ज्यादा कुछ होता नहीं है। दिस रिपोर्ट्स आर रिलेटिवली ब्रीफ एंड इनफॉर्मल इन नेचर। दे मे नॉट हैव फॉर्मल स्ट्रक्चर, दे आर ऑफन यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ट्रैक द स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स, ठीक है। This they provide the updates on accomplishments, challenges and future plans. Fourth आता है research reports. Research reports present findings and analysis from research studies. They typically include an introduction, methodology, data analysis, research and conclusions, ठीक है। Feasibility reports क्या होता है, feasibility reports assess the vitality and
practicality of a proposed project idea. They analyze the various factors such as financial, technical, legal and market feasibility to determine the project potential success. ठीक है, ये सब आसान है, आप इसमें कुछ मुझे समझाने की जरूरत तो पड़ नहीं रही, बिकॉज ये सब एज क्लियर एज डैट दिख रहा है पढ़ते ही से। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स क्या होता है? इंसिडेंट रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स और एनी एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक, जैसे कि कुछ ऐसी घटना हो गई या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो उसका रिपोर्ट बनाना है तो उसको इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मल रिपोर्ट्स पे। फॉर्मल रिपोर्ट्स का कंपोनेंट्स और पर्पस क्या होता है? फॉर्मल रिपोर्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट दैट अलाउ ए स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड इंक्लूड सेवरल कंपोनेंट। ठीक है, पहला टाइटल पेज होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट, फिर एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है? एग्जीक्यूटिव समरी प्रोवाइड ए कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट्स की पॉइंट, findings, conclusions and recommendations. It is usually written after completing the entire report and serves as a summary for the busy readers. ठीक है, तो सब लिखने के बाद लिखा जाता है एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें पूरा की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो कि अगर बिजी रीडर है उसके लिए होता है कि वो एक बार एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ लेगा तो उसे ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि रिपोर्ट किस बारे में। ठीक है, फिर आता है इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन वाली चीजें होती है। मेन बॉडी में पूरा जो डिटेल्ड होता है वो होता है। ठीक है, मटेरियल, डिटेल्ड कंटेंट, फिर कंक्लूजन होता है, फिर रिकमेंडेशंस, फिर रेफरेंसेस, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आउटलाइनिंग एंड नंबरिंग सेक्शंस, हेडिंग्स एंड प्रेजेंटेशन। तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के तरीके होते हैं। टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली इन रिपोर्ट यू कैन यूज द फॉलोइंग टेक्निक्स। रिपोर्ट में आपको सही ढंग से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है तो आप कौन कौन सी टेक्निक यूज करोगे? आउटलाइनिंग टेक्निक को यूज करेंगे। मतलब बिफोर स्टार्टिंग द रिपोर्ट क्रिएट एन आउटलाइन। आपको पहले आउटलाइन तैयार करना चाहिए रिपोर्ट तैयार करने से पहले, जिसमें कि क्या क्या सेक्शंस आप डालोगे वो सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आसानी से आप मतलब नेविगेशन आसान हो जाएगा। नंबरिंग सेक्शंस, सेक्शंस जो बनाए उसको नंबर दे दो, बुलेट पॉइंट से हाईलाइट कर दो, इससे बना रहेगा कि अच्छे से मतलब समझ में आएगा, रिपोर्ट देख करके कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर होगा वो। ठीक है, सेक्शन हेडिंग्स यूज करो, सब हेडिंग्स यूज करो। प्रेजेंटेशन, पे अटेंशन टू द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट, यूज कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स एंड साइजेस जिससे कि विजुअल अपीलिंग हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइटिंग रिपोर्ट्स ऑन फील्ड वर्क विजिट्स टू इंडस्ट्रीज, बिजनेस कंसर्न्स। तो अगर आप फील्ड वर्क वगैरह या फिर बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड लिख रहे हो रिपोर्ट, तो उसमें आपको बैकग्राउंड देखना पड़ता है। मतलब आपको ब्रीफ बैकग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है उस विजिट का या फिर जो भी बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड है। तो फिर मेथोडोलॉजी होता है, मतलब डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड ड्यूरिंग द विजिट सच एज ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और डेटा कलेक्शन टेक्निक। ठीक है, ये सब बताना पड़ेगा आपको। फिर फाइंडिंग्स आपको बतानी पड़ेगी। प्रेजेंट द फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द विजिट, डिस्क्राइब द की एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री और बिजनेस कंसर्न सच एज ऑपरेशन, प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज। फिर आपको एनालिसिस भी बताना पड़ेगा इस वाले रिपोर्ट में। ये जो मैं बता रहा हूँ ये राइटिंग रिपोर्ट है फील्ड वर्क या फिर किसी इंडस्ट्री के विजिट या फिर बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड, तो उसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बैकग्राउंड क्या कैसे वो प्रोवाइड करना होता है, मेथोडोलॉजी क्या यूज करोगे वो प्रोवाइड करना होगा, क्या फाइंडिंग से क्या आपने पाया वो प्रोवाइड करना होगा, फिर एनालिसिस प्रोवाइड करना होगा आपको, फिर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, और क्या, फिर समराइजिंग एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज, पर्पस, स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कि एनुअल रिपोर्ट जो भी कंपनीज वगैरह की होती हैं उसके पर्पस क्या होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रिंसिपल होता है और कैसे उसको हम समराइज करते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद मैनेजमेंट डिस्कशन ऑन एनालिसिस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें पूरा कंपनी का जो प्रेजेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब लिखा जाता है। फिर नोट्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये होता है एक सेक्शन। फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉम्प्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग मिनट्स। मिनट्स आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, डिस्कशंस एंड डिसीजंस मेड ड्यूरिंग मीटिंग। व्हेन ड्राफ्टिंग अ मिनट फॉलो दिस गाइडलाइंस। तो अगर आप किसी सोसाइटी में हो कॉलेज के, तो आपको ये पता होगा टर्म मिनट्स। जैसे कि हम लोग भी मीटिंग वगैरह करते हैं सोसाइटी में, मैं भी बहुत सारे हूँ। तो हम लोग कॉलेज में की सोसाइटी में हम लोग हैं, तो हम लोग जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग की है, बहुत बच्चे नहीं आते हैं मीटिंग में ड्यू टू सम रीजंस, तो हम लोग फिर ग्रुप में डाल देते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। या फिर हमने ऑफलाइन ही मीटिंग किया, बहुत बच्चे नहीं आए, तो हम ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में वो डाल देते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो वही यहाँ पे मिनट्स कैसे बनाया जाता है। तो मिनट्स बनाने के कुछ रूल्स रेगुलेशन वो ध्यान रखो। सबसे पहले आपको हेडर इन्फॉर्मेशन देना होगा कि किस चीज की मीटिंग है, क्या डेट है, क्या टाइम है, क्या लोकेशन है, ये सब डाल देना होगा आपको। दूसरा अटेंडीज डालना होगा, लिस्ट ऑफ द अटेंडेंस, जितने भी लोगों ने अटेंड किया है, क्या है एब्सेंट प्रेजेंट, वो सब डालना होगा। एजेंडा रिव्यू, आपको पूरा मीटिंग के एजेंडा बताना होगा, समराइज करना होगा। फिर डिस्कशन समरी,
आपको एक समरी बतानी होगी जो आपने डिस्कस वगैरह किया है उस मीटिंग में वो। फिर एक्शन आइटम्स, क्या हमें एक्शन लेना है, क्या असाइन किया गया है टास्क तो उसको लिखना होगा। फिर डिसीजंस मेड, क्या है उस मीटिंग में डिसीजंस लिए गए उसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट मीटिंग कब है उसकी डेट्स बतानी पड़ेगी। और सिग्नेचर एंड अप्रूवल, जो भी ड्यूली अथॉरिटी है वो साइन करेगा, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो बहुत बड़ा फॉर्मेट हो गया, हम लोग इतना ज़्यादा फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हैं सोसाइटी मीटिंग्स में, बट ये प्रोफेशनल मीटिंग्स की बात हो जा रही है कि अगर आपको मिनट्स तैयार करना है मीटिंग वगैरह का तो फिर आप ऐसे प्रोफेशनली तैयार करोगे, ठीक है। तो स्टेप्स याद रखना, एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें इस नोट्स में दी गई हैं आपको पूरे ढंग से पढ़नी है। अब आता है बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंस एंड ई कोरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंस रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस से जो भी कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है उसको बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। It plays a crucial role in establishing, maintaining the professional relationship, conveying information, making inquiries, conducting business transactions. With the advent of technology, e-correspondence has become an integral part of business communication, involving the use of electronic mediums such as email, instant messaging, and online platforms. ठीक है। अब बात करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स। ये तो समझ में आ गया होगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या बोलते हैं। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के लिए तो वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, और वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो वो ई कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स, तो सबसे पहले बिजनेस लेटर्स सर्व वेरियस पर्पस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सम ऑफ द की रीजंस ऑफ द नीड ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर की क्या जरूरत पड़ी, तो पहला उसका नीड है फॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस लेटर, ठीक है। They help convey the important information, request, proposal और agreement in structured and official manner. उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंटेशन में भी काफी हेल्प करता है। बिजनेस लेटर कैन सर्व एज ए लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन। दे प्रोवाइड रिटन एविडेंसेस ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्मल कमिटमेंट विच कैन बी यूजफुल इन एनी केस ऑफ डिस्प्यूट्स और लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको कि बिजनेस लेटर रहता है तो उसमें उसके उसके थ्रू लीगल डॉक्यूमेंटेशन वो एक हो जाता है, तो एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, बिजनेस लेटर अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो वहां पे प्रूफ है। तो अगर कोई लीगल, अगर कोई ऐसा मतलब दिक्कतें आ रही हैं, डिस्प्यूट हो रहा है तो उस टाइम पे वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिशियल रिकॉर्ड। बिजनेस लेटर कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ डिसीजंस, इंस्ट्रक्शंस और सिग्निफिकेंट इवेंट्स, एडिंग इन डिफरेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एक रिकॉर्ड का भी काम करता है बिजनेस लेटर का, अगर आप यूज कर रहे हो तो वो एक मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड की तरह मेंटेन रहता है, कब क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई, तो इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर वो मेंटेन रहता है रिकॉर्ड। External communication, business letters are often used for external communication with client, supplier, partner, stakeholder. They help maintain personal and professional relationship. Sorry, personal नहीं मतलब professional relationship. Convey business proposal, negotiate terms और resolve issues in a written and formal manner. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि बिजनेस लेटर से जो भी चीजें हो रही हैं वो रिटर्न में हो रही हैं। तो जो भी आप नेगोशिएट कर रहे हो, प्रपोजल भेज रहे हो, कन्वे कर रहे हो, जो भी चीजें हो रही है वो रिटर्न हो रहा है तो एक प्रूफ के तौर पर रहेगा और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को बूस्ट देगा वो, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस सर्कुलर, नोटिस एंड ऑर्डर्स। इसके बारे में जानना है हमें। ऑफिस मेमोरेंडम क्या बोलता है, कॉमनली नोन एज मेमो। ऑफिस मेमोरेंडम को हम लोग कॉमनली मेमो बोलते हैं, ठीक है। तो मेमो और इंटरनल कम्युनिकेशन टूल यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दे आर कंसाइज, इंफॉर्मेटिव एंड यूज फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट मैसेज, अनाउंसमेंट और अपडेट्स टू एम्प्लॉयज और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। जैसे कि कॉलेज में आपका नोटिस वगैरह निकलता है, ठीक है। तो वो तो नोटिस खैर हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ऑफिस मेमोरेंडम ये होता है इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कम्युनिकेट करना है, कुछ अनाउंस करना है, तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो होता है तो ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू दिया जाता है। ऑफिस सर्कुलर क्या होता है, ऑफिस सर्कुलर आर रिटन कम्युनिकेशन सेंट टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और ऑल एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेसिफिक ग्रुप तक अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो थ्रू ऑफिस सर्कुलर के थ्रू पहुंचाओ, या फिर अगर सारे एम्प्लॉयज तक पहुंचाना है तो वो भी ऑफिस सर्कुलर के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें वो ये रिटर्न फॉर्म में होता है, ठीक है। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी, प्रोसीड्योर्स, चेंजेस और इवेंट्स एंड इंश्योर कंसिस्टेंट डिसमिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब आता है नोटिस। तो नोटिस आर द फॉर्मल रिटन अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशंस दैट आर डिस्प्लेड और डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और पोस्टेड पब्लिकली। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मीटिंग्स, इवेंट्स, पॉलिसी चेंजेस और एनी अदर सिग्निफिकेंट्स। तो सबको पता है नोटिस क्या होता है, ठीक है। Orders are the written or directives or instructions issued by authority or managers within an organization. They communicate a specific task, assignments or actions that needed to be undertaken by the employees, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं ना, तो वो भी हो गया। उसके भी मतलब ऑर्डर्स आते हैं इन द सेंस कि अगर कोई नई पॉलिसी बन रही है या फिर कुछ नया असाइनमेंट आ रहा है
तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऑर्डर वाला सर्कुलर जारी करेगी, जो हाँ ऐसे ऐसे सबको करना है, ये ऑर्डर है, ठीक है। तो उसके लिए ऑर्डर्स होता है, ठीक है। ये भी रिटर्न कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन टूल्स, जैसे कि ईमेल हो गया, सबको पता है, इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, आप लोग खुद देख लेना इसको। इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, कोलाबोरेशन टूल्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है। अब आता है एडवांटेज ऑफ ईमेल। तो एडवांटेज ऑफ ईमेल क्या था, स्पीड और एफिशिएंसी है, मतलब बहुत जल्दी आप किसी को मेल कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा बिल्कुल नहीं लगने वाला है, पेपर वगैरह का यूज बचेगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, मतलब हर जगह एक्सेसिबल है, इंटरनेट कनेक्शन बस होना चाहिए और डिवाइस होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है इसका डॉक्यूमेंट का, ठीक है। सेफ्टी और स्मार्टनेस इन ईमेल में क्या है, डाटा सिक्योरिटी है, पासवर्ड प्रोटेक्शन है, फिशिंग अवेयरनेस है। ध्यान देने वाली बात है कि फिशिंग वगैरह से दूर रहें, मतलब बच के रहें, अवेयर रहें, क्योंकि बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट आपका है स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज ईमेल्स इनटू फोल्डर्स और कैटेगरीज फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल, ठीक है। अब आता है ईमेल एटिकेट्स, मतलब कुछ एटिकेट्स होते हैं जो कि फॉलो करने चाहिए हमें मेल में। तो सबसे पहला है क्लियर एंड कंसाइज, जो भी आप मेल करो बहुत क्लियर और कंसाइज रखो, प्रोफेशनल टोन यूज करो, ऐसा फॉर्मल मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल कुछ भी भेज रहे हैं। ईमेल जो होता है प्रोफेशनल नहीं होता है, इसलिए प्रोफेशनल टोन यूज करना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन जो भी है बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज सब्जेक्ट लाइन को रखो, ज्यादा लेंदी मत रखो। प्रॉपर फॉर्मेटिंग, मतलब बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स, बोल्ड, इटैलिक, जो भी करना है आपको अच्छे से फॉर्मेटिंग करके रखो, जो भी ईमेल करना है करना। टाइमली रिस्पॉन्स, अगर कोई आपको मेल कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स टाइमली करना चाहिए। प्रूफ रीडिंग, कोई भी मेल भेजने से पहले आपको केयरफुली चेक करना चाहिए, प्रूफ रीडिंग करना चाहिए। अब लास्ट यूनिट है स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन। तो देखिए स्पोकन इंग्लिश बहुत जरूरी है, ओवर मतलब ओरल कम्युनिकेशन तो यार बहुत जरूरी है, मतलब अगर आप बोलने में अगर कमजोर हो ना, तो फिर लाइफ में बहुत चीजें मिस करेंगी। मैं यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मुझे काफी ज्यादा बोलने में अब तो मतलब काफी ज्यादा अब मैं बोल पा रहा हूँ, ढंग से चीजें कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट फिर भी मैं अभी बहुत चीजें लैक कर रहा हूँ बोलने में, ठीक है। तो मतलब आई एम कंटिन्यूसली लर्निंग। तो अभी मैं, आप लोगों को लगता होगा कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ उनमें कितना सही से मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता होगा, बट फिर भी मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें अभी है सीखने बाकी है। मैं बहुत अभी भी जो सामने बोलना या फिर अदर चीजें, वो बहुत चीजें सीखनी अभी बाकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि मतलब बोलना जो है ना, स्पोकन इंग्लिश और ओरल प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। आप कोई ना कोई ऐसे काम में जरूर इन्वॉल्व हो अपने कॉलेज लाइफ में जहाँ पे आप बोलने वाला काम हो। डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लो, या फिर कुछ ऐसा, या फिर सोसाइटी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो टाइम के इशू के कारण, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करो, रीडिंग की हैबिट डाल लो, या फिर कुछ भी ऐसा जहाँ बोलने वाला आए पार्ट, और आप बोल करके अपने आप को डेवलप करो। ये स्किल डेवलप कर लोगे तो भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और लाइफ में पीछे नहीं कभी रहोगे। लेकिन अगर सारे स्किल्स हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, लेकिन बोलना नहीं आता है ना, या फिर कहीं दो चार लाइन बोलने का हो गया तो नहीं बोल पाए, नर्वस हो गए, या फिर सामने स्टेज पे खड़ा होकर बोलना है तो नहीं बोल पाए, तो भाई लाइफ में बहुत कुछ मिस कर पाओगे, मिस कर जाओगे। तो इसलिए स्पोकन इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना, ये पर्सनल एडवाइस है मेरा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन होता है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, अपने आइडियाज थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो, अच्छे से आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो एक अच्छा मतलब रिलेशनशिप बना पाओगे लोगों से, ठीक है। मतलब कैरियर एडवांसमेंट, स्पोकन इंग्लिश आर हाईली वैल्यूड इन द वर्क प्लेस एंड कैन एनहांस द कैरियर अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली इन द रोल्स दैट रिक्वायर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग स्पोकन। अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है, तो आपको वोकैब पे कमांड होना चाहिए, आपको वर्ड्स पता होनी चाहिए कि कब क्या वर्ड्स यूज करना है, ठीक है। तो वोकेबुलरी इसके लिए स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन और इनोटेशन, ये सब चीजें जो है आपको सही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो तो वो बहुत बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। ग्रामर और फ्लुएंसी बहुत ध्यान रखने वाला है, ये नहीं कि आप हीज की जगह हर बोल दो, विल की जगह हैड बोल दो, मतलब टेंसेस जो है, ग्रामर्स जो है, वो प्रॉपर आपको आना चाहिए, बेसिक्स तो आनी चाहिए, फिर धीरे धीरे बोलते बोलते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो, अब तो आपको अच्छी अच्छी चीज समझ में आएंगी। बचपन में हिज है हर हेड का बहुत लोगों को पता नहीं होता था कि ये चीजें होती क्या है, बट अब तो सबको, अब तो जो आप पढ़ोगे भी ना, तो आपको सब समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये चीजें ऐसे होती है, ये इस जेंडर के लिए होता है हिज, और इसके लिए होता है हर। हेड कहाँ यूज होता है, विल कहाँ यूज होता है, किसके लिए प्रेजेंट टेंस में, कोई पास्ट टेंस। तो ये सब अगर आप बेसिक वाला अब पढ़ने बैठोगे ना, अंडर ग्रेजुएट लेवल के हो गए हो आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, जो कि बचपन की क्लासेस में हमें थोड़ा मुश्किल सा लगता था कभी, वो अगर अभी पढ़ने बैठोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरा एडवाइस होगा कि ग्रामर पे कमांड करें,
और वो कैब पे कमांड करे, रीडिंग की हैबिट रोज डाले, जिससे कि आपकी जो है पर्सनल जो है ये इंग्लिश वाली स्पोकन वाला पार्ट जो है अच्छा हो जाए। और ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जरूर रहें जहाँ पे बोलने वाला पार्ट आता हो, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आप किसी से बात कर पाओगे अच्छे तरीके से, तो लाइफ में बहुत दोस्त बनेंगे, बहुत कनेक्शन बनेंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। कहीं पे बोलना होगा तो आप अच्छे से बोल पाओगे, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत लोग होते हैं देखते रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ आप समझ ही रहे हो। तो इसलिए बेटर होगा कि कम्युनिकेशन पे अभी से ध्यान दे दो, तो आप उस क्राउड से पीछे हट जाओगे, आप उससे आगे निकल जाओगे। इनफैक्ट आपके पास वो स्किल रहेगा तो आप किसी को अप्रोच कर पाओगे, किसी को बोल पाओगे, बिना डरे बोल पाओगे। और कम्युनिकेशन इतना अच्छा रहेगा आपका कि सामने वाले को आप बोलोगे ना, तो आपसे इंप्रेस हो जाएगा सामने वाला। आप किसी को नहीं भी जान रहे हो फिर भी आपको उससे बात करने की कला आ जाएगी। ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो इन सब पे ध्यान देना है। बाकी मैंने बहुत यहाँ पे ज्ञान दे दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्रूव कैसे करना है समझ में आ गया। एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, पॉडकास्ट वगैरह सुनो, या फिर इंग्लिश में गाने। मैं नहीं बोलूंगा कि इंग्लिश गाने सुनो, वो सब फालतू बातें हैं, वो सब ठीक है, बट प्रैक्टिस जो है वो सही चीजें करके आती है। गाने सुनने से इंग्लिश किसी का स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है, वो प्रॉपर वर्ड और वोकैब से ही होता है, ठीक है। तो पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको मीनिंगफुल चीज समझ में आएंगी। गाने से तो लिरिक्स समझ के आप दूसरे ही लेवल में चले जाओगे, ठीक है। तो वो सब बात की बातें हैं। अब आता है ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसमें कि प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। पहले प्लान करना है आपको क्या बोलना है, उससे पहले आपको प्लान करना पड़ता है। फिर विजुअल एड्स हो गए, ठीक है, मतलब जैसे कि पावर पॉइंट स्लाइड वगैरह ये सब चीजें हैं, ठीक है, वो भी तैयार कर सकते हो अगर प्रेजेंटेशन देना है तो। डिलीवरिंग टेक्निक्स में बहुत सारी हो गई, ठीक है, जैसे कि आई कंटेंट मेंटेन करना, बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये सब चीजें, ठीक है। ऑडियंस इंगेजमेंट, इंटरेक्ट करना, लोगों से क्वेश्चंस बीच बीच में पूछना, ये सबसे ऑडियंस इंगेजमेंट बढ़ता है। हैंडलिंग क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब मतलब प्रिपेयर रहना है पहले से कि क्वेश्चन को हैंडल करना है। ओवरकमिंग पब्लिक स्पीकिंग एनजाइटी, अब लोगों को बोलने में ना बहुत एनजाइटी होने लगता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ब्रीदिंग करके रिलैक्स रहो, मतलब अपने अच्छे से डीप ब्रीथ लो, जिससे कि आप रिलैक्स फील करोगे प्रेजेंटेशन वगैरह से पहले। मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो अपने आप से, ठीक है, सेल्फ टॉक पॉजिटिव टॉक्स, ये नहीं कि निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बार बार, बिल्कुल पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, आप तो बोलोगे तो बोल ही दोगे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव अपने आप में रहना है। विजुअलाइजिंग सक्सेस, अपने आप को सक्सेस विजुअलाइज करो, आप सपने देखो कि हाँ मैं तो सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैं सक्सेस कर जाऊंगा। अपने आप को विजुअलाइज करो कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, ठीक है, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। फिर एक ग्रेजुअल एक्सपोजर, ठीक है, आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सपोज करो, और छोटे लेवल से स्टार्ट करो, 5 लोगों के बीच से बोलना स्टार्ट करो, और फिर 100 लोगों तक पहुंचोगे, फिर 1000 लोगों तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आता है इफेक्टिव निगोशिएशन। तो निगोशिएशन भी बहुत क्रूशियल रोल है गाइज। नेगोशिएट करना जिसको आता है वो बहुत लाइफ में सेव कर पाता है चीज़ें, और बहुत चीज़ें वो उखाड़ लेता है। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन जरूरी है, ठीक है, कि कैसे, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रिंसिपल है, क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, तभी आप नेगोशिएट कर पाओगे। आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, तभी आप, इसलिए उसके लिए प्रिपरेशन करो। फिर कम्युनिकेशन में अच्छे से इंगेज करो, क्लियर कम्युनिकेशन करो with the other party, actively listening to their needs and concern with effectively expressing your own। आपको सामने वालों को सुनना भी, अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो तो ये नहीं कि आप खुद की बोले जा रहे हो, आप सामने वाले की भी सुनो, फिर अपने आप अपने थॉट्स भी रखो, फिर आप कम्युनिकेट करोगे। तो उसमें आता है बार्गेनिंग, ठीक है, तो बार्गेनिंग समझ में आता है सबको, ठीक है, म्यूचुअल एक्सेप्ट करके और ये करना, ठीक है, ऑफर्स वगैरह बनाना, ठीक है, प्राइस कम कराना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेट विद अदर पार्टी टू एक्सप्लोर क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड फाइंड इनोवेटिव वेज टू एड्रेस एंड अंडरलाइंग इंटरेस्ट्स एंड नीड। फ्लेक्सिबिलिटी, बी ओपन टू नैरेटिव सॉल्यूशंस एंड एडेप्टेबल to challenging circumstances throughout the negotiation process. Relationship building, focus on building and maintaining a positive relationship with the other party, fostering trust, respect and cooperation, ठीक है। ठीक है, तो अब आता है प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। तो पहला प्रोसेस होता है प्रिपरेशन, फिर ओपनिंग, फिर बार्गेनिंग, फिर क्लोजिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब इसको अब ज्यादा है डिस्कस कर लेना, खुद खुद पढ़ लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब खुद से समझ में आने वाली चीजें हैं। फिर जनरल गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव नेगोशिएशन। प्रिपरेशन इज द की, एक्टिव लिसनिंग, फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजिशन, सीक विन विन सोल्यूशन, मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, emphasize mutual benefit, remain calm and professional, focus on long term रिलेशनशिप। तो ये सारे पॉइंट्स देख लेना आप। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो होता है वो आपको पता ही है, जो टेलीफोन पे होता है उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब चीज़ें, स्टेप्स वगैरह सब लिखी हुई है, ठीक है, वो सब पढ़ लेना। वीडियो ज़्यादा लेंदी होते जा रहा है। कंडक्टिंग इंटरव्यूज, इंटरव्यू को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे फेस करना है। तो इंटरव्यू को कंडक्ट करने में पहले आपको एडवांस में प्रिपेयर होना पड़ेगा, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर स्टैब्लिश करना होगा पूरा अच्छे तरीके से माहौल को, फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने होंगे, फिर एक्टिव लिसनिंग बहुत ही वहाँ पर रिक्वायर्ड है,
फिर यूज बिहेवियरल इंटरव्यूइंग टेक्निक्स, टेक नोट्स, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल क्लोजर, एंड में प्रोफेशनल क्लोजर भी देना होता है, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में रिसर्च करना है, फिर अपने आप को प्रिपेयर करना है रिस्पॉन्सेज के लिए, फिर आपको ड्रेस अच्छे से पहन के जाना है। ये गलती मैंने करी थी, मैं इंटरव्यू देने गया, मैं नॉर्मल अपने शर्ट और जींस में चला गया, जबकि मुझे जाना चाहिए था कम से कम व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में मुझे जाना चाहिए था, फॉर्मल वाले में जाना चाहिए था मुझे। हालांकि मैं भूल गया था वो मुझे, बट ये भूलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू ही देने जा रहे हो और आप वही भूल गए कि कैसे हो, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको ड्रेस प्रोफेशनली, ठीक है। फिर बॉडी लैंग्वेज का ध्यान देना है, कॉन्फिडेंट पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ऑथेंटिक रहो, जो नहीं आता है मत बोलो, लेकिन फेक मत करो ज्यादा। प्रोवाइड कंक्रीट एग्जांपल्स, आस्क क्वेश्चन और फॉलो अप है, ठीक है। अब आता है कंडक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है गाइस, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप अभी तक किसी इंटर्नशिप वगैरह में नहीं किए हो, या फिर इंटरव्यू या फिर ऐसा कुछ नहीं फेस किए हो, तो प्लीज अप्लाई करो कहीं ना कहीं, फेस करो इंटरव्यू को, बहुत जरूरी है, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, बिकॉज हर जगह इंटरव्यू होते हैं। और अपने अभी तक फर्स्ट ईयर्स वाले हो, आपके पास टाइम बहुत है, बट टाइम चलता है, चलते चला जाता है। इसलिए ट्राई करना किसी इंटरव्यू वगैरह में आपको मौका मिले, इंटरव्यू मतलब कहने का मतलब इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले ग्रुप डिस्कशन वगैरह में, तो दिमाग खुल जाएगा आपका। यहाँ पे मैं थ्योरी तो बता ही रहा हूँ, वहाँ प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशंस में आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करना होगा, ओपन और रिस्पेक्टफुल रहना सबसे, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस डिस्कस करने हैं, फिर ये सब चीजें हो गई। फिर अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ग्रुप डिस्कशन में, तो आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, एक्टिवली अपने आइडियाज को शेयर करना होगा, आपको सबको सुनना पड़ेगा और हर एक मेंबर को रिस्पेक्ट करना होगा। फिर अपने आप का डोमिनेटिंग नेचर अवॉइड करना होगा। ये नहीं कि कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है उसको चुप करा के आप बोलने लग जाओ, ठीक है। ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। ये तो सिर्फ किताबों वाली बात है, बट बात यह है ना कि कहीं कहीं पे ये उल्टा काम कर जाता है। कहीं कहीं पे अगर जो बंदा सामने वाले को, अगर सामने वाले से डोमिनेट कर रहा है, वो ज्यादा बोल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपको समय और सीमा दोनों देखनी पड़ेगी, किस प्लेस पे हो, कौन इंटरव्यू ले रहा है, उसके हिसाब से आपको माइंड में बनाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा किसी बड़ी कंपनी में हो, तो ये सब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वहां पे बिल्कुल प्रोफेशनल बंदे दिख रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं हर एक रूल फॉलो करते हुए, तो आप भी फॉलो करोगे हर एक रूल। और अगर सामने वाला बंदा ही आपको दिख रहा है कि वो रूल फॉलो करने वाला नहीं है, या फिर अगर वो आप देख करके आपको खुद एनालाइज करना होगा। और ये सब चीजें तब आएंगी जब आप एक दो तीन इंटरव्यूज दोगे, तो आप खुद समझ जाओगे, फिर मूड को आप अच्छे से समझ जाओगे कौन किस टाइप के हैं, और उसके हिसाब से हमें अपना टाइप बदलना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है लास्ट मोमेंट पे कि कैसे क्या करना है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। अदरवाइज अगर एक रटा रटा प्रोसेस पढ़ के चले गए, तो फिर सक्सेस फिर आसानी से नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे मेकिंग प्रेजेंटेशंस में कंटेंट ऑर्गेनाइज करना, फिर ये सब चीज़ें, ये सब आप देख लेना। बाकी ऑल द बेस्ट, आई मीन जो अगर आप एग्जाम के लास्ट देख रहे हो तो आपको ऑल द बेस्ट। बाकी अभी तो बहुत टाइम एग्जाम में जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो अप कर सकते हो, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, जैसा चाहो आप कनेक्ट करना चाहो तो कनेक्ट कर लेना। वहाँ पे आपको फोटोज वगैरह देखने को मिलेंगे, और क्या है, और स्टोरीज वगैरह, ठीक है। तो अब बात यह है कि आप अपने जितने भी आपकी क्लास ग्रुप्स हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हो गाइस, क्लास में अपने शेयर कर दो, इतना तो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जाकर देख लेना, ठीक है। हालांकि मैंने पिछले ईयर भी फ्री में दिया था, अभी भी फ्री दे रहा हूँ, बट बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने में, बट फिर भी बाकी आप डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।